हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जी के क्लासेस। तो आज जो है हमारा ज्योग्राफी चल ही रहा है बीपीएससी में क्लास 7 का। और आज हमारा जो है एटमॉस्फेयर वायुमंडल से रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएंगे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको पता ही है कि इससे हर बार पूछता है आपका ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, एक्सो और ग्रीन हाउस हो गया, कौन सी जो है गैस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो पूछी जाती हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाता है, तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। देखो, आप सभी को पता होगा वायुमंडल क्या होता है, ये तो हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी एक बार जस्ट क्विक रिवीजन के लिए ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि देखिए, जो पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है और इसे ही हम कहते हैं वायुमंडल। वायुमंडल जो है से हमारी पृथ्वी है ना, वो चारों ओर से घिरी हुई है। और आपको पता ही है, जो हमारा अर्थ है वो अपने अक्ष पर घूमता है, तो वायुमंडल भी उसी के साथ घूमता है। ठीक है, आपको पता ही है कि वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करती ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी देता है। ठीक है, बट आज हमारे एटमॉस्फेयर की हालत क्या हो गई है, क्लाइमेट की कोई बात नहीं करता है, ना ही एनिमल्स की। ठीक है, ये तो सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारा जो है एटमॉस्फेयर टॉपिक से रिलेटेड अब हमने पढ़ा। अब ये एक सबसे जो है हमेशा पूछा जाता है कि जब भी जो सूर्य की किरणें हैं जब वो पृथ्वी पे आती हैं तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पे पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक जो किरणें हैं वो भी पृथ्वी पर पहुंच जाती, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। बट एटमॉस्फियर है ना, तो वो क्या करता है, पृथ्वी का ताप, और मान लो अगर नहीं होता है वायुमंडल तो सारी किरणें, हानिकारक किरणें आती पृथ्वी पर, इससे हमारा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, तो हम यहाँ पे रह ही नहीं पाते। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणों को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित कर लौटाने लगता है। तब यह जो वायुमंडल होता है ना, उनमें से कुछ जो किरणें हैं उसको पृथ्वी पर ही रोक देता है। ठीक है, अब ये देखिए, वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें जो हैं पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है। ठीक है, अदरवाइज तो हम लोग रह ही नहीं पाते ना। मान लो अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती हैं तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती है कि सब कुछ जम जाता। ठीक है, तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं और वायुमंडल का कितना ज़्यादा बेनिफिट है ये आपने यहाँ पर देख लिया कि एक तो रीजन वो था कि कुछ को रोक लेता है, कुछ को परावर्तित कर देता है। दूसरा ये है कि परावर्तित किरणें पुनः जो है अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती हैं, जिससे कि जो हमारा अर्थ है ना उसका टेम्परेचर रहने योग्य बन जाता है। ठीक है, मान लो ये सारी किरणें ही पृथ्वी से परावर्तित होकर सब लौट जाती तो भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता, ना तो हम बहुत ठंडे में रह सकते हैं ना ही बहुत गर्मी में। ठीक है, तो ये बैलेंस करके रखता है। उसके बाद से देखो, जब भी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान जो है अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य की किरणें हैं वो परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती हैं, तो वे बादलों के कारण रुक जाती हैं और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म हो जाता है। अब ये बताओ, पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग है, पर्वत है, तो पहले गर्म कौन सा होगा, ये एक टॉपिक, ये क्वेश्चन। तो देखिए, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं, सबसे पहले बताओ सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगाती है। हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, प्रश्न पूछा हुआ है, कितना मिनट, 8 मिनट। तो जब ये पृथ्वी पर पहुंचती है ना तो सबसे पहले तो हमारे पास नहीं आ जाएगी ना, पहले पर्वत पर पहुंचेगी, पर्वत, माउंटेन्स पे, उसके बाद में मैदान पर। ठीक है, समतल भूमि पर। तो इसीलिए सबसे पहले जो है पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। तो ये चीज़ याद रखना, नहीं तो कुछ लोग सोचेंगे कि भाई सबसे पहले तो पर्वत है वही गर्म होगा। नहीं, जो वायुमंडल, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो ऊपर से नहीं, वो नीचे से गर्म होता है, नीचे से। तो जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें भी पहले गर्म होती, मतलब जो नीचे वाली लेयर है ना वो पहले गर्म होगी, और ये उत्तरोत्तर ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित, मतलब फिर ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जाएंगी। स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि वायुमंडल में जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो गर्मी कम होगी कि ज़्यादा होगी। तो याद रखिएगा कम होगा। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो सूर्य की रेज हैं वो पहले जो है पर्वत पर पहुंचती हैं, बाद में मैदान पर। और होना तो चाहिए पर्वत को गर्म, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो हमारा वायुमंडल होता है वो ऊपर से नहीं नीचे से। तो जब नीचे से गर्म होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि पहले नीचे वाली लेयर्स पहले वो गर्म होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर गर्मी जाएगी। इस तरीके से आपका ऊपर की ओर
ऊपर की ओर जाते हैं तो गर्मी कम होती जाती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछता भी है। दूसरा, वायुमंडल के संगठन से रिलेटेड देखिए, ये वाला भी आपने देखा होगा, पूछता है बार बार, हाइड्रोजन गैस से रिलेटेड है ये। तो गुब्बारे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती हैं, जैसे कि हम आप लोगों बर्थडे वगैरह में जब हम लोग मुंह से जो है गुब्बारे को बलून्स को जब फुलाते हैं तो उसमें हवा भरते हैं, तो उसमें कौन सी गैस जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरती है। जबकि जो गैस वाले गुब्बारे होते हैं ना मार्केट में, या फिर जो आप मशीन्स वगैरह का जो यूज़ करके भरते हैं, तो उसमें क्या होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। तो हाइड्रोजन गैस जो है ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड हवा से हल्की होती है, ये हैवी होती हैं, ऑक्सीजन एंड CO2, बट जो हमारा हाइड्रोजन है वो हल्का होता है, तो अतः वह ऊपर की ओर उठेगा। इसलिए जो जिस भी बलून में आपने देखा होगा हाइड्रोजन गैस भरी होती है ना, वो ऊपर की ओर उठेगा। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो तो वैसे भी भारी है, वो तो ऊपर जाएगा नहीं। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि कौन सी गैस भरी होने के कारण जो है बलून्स जो है वो ऊपर की ओर जाता है, तो वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं, तो ये पूछा हुआ है। नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछा था 78, ऑक्सीजन का है 20, बाकी के ये सारे 1% में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, ये सारी गैसेज हैं हमारे वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है वो है नाइट्रोजन का, देन ऑक्सीजन का। और ये आपको परसेंटेज याद भी करना है क्योंकि यही पूछता है। ओके, चलो अब संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन। तो देखो, संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जो जलवाष्प है वो सूक्ष्म कणों के पास एकत्रित होता है, जिनसे बाद में वर्षण होती है, उसे हम कहते हैं संघनन। बस इतना याद रखना। तो अब आपको पता होगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैसेज हैं? नाइट्रोजन है, देन ऑक्सीजन है, उसके बाद से बाकी के जितने भी हैं वो 1% में आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, एक बार ग्रीन हाउस गैस देख लेते हैं, ये भी पूछता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, बट यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एंड CO2, ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैस हैं और यह वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक देती हैं, जिससे कि ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होता है। ठीक है, ये जाने ही नहीं देती हैं, उसको कंट्रोल पृथ्वी पर ही इसे पकड़ के रखती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ग्रीन हाउस गैस। इन दोनों के नाम आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर वही समझाया गया है कि किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस तो आप सभी को पता है ना, पौधे भोजन बनाते हैं, तो उन सब का यहाँ पे लिखा हुआ है। CO2 की आसानी से सोख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं, यहाँ से वैसे भी पूछता नहीं है। चलो अब ये देखते हैं। तो हमारा जो पृथ्वी के तापमान में आप देख ही रहे हो, बढ़ोतरी तो हो ही रही है, जिसमें ध्रुवों पर तथा ऊंचे भागों में जमी बर्फ भी पिघल रही है, जिसकी वजह से हमारा जो समुद्र का जल स्तर है ना, उसमें भी वृद्धि हो रहा है। और इसके कारण जो है आसपास के तटीय क्षेत्रों में भी जल स्तर बढ़ जाएगा, जिससे कि तटीय भाग जलमग्न हो सकेंगे। कई द्वीपों का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, जैसे कि गंगा नदी के डेल्टा के कुछ द्वीप पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं, वहाँ के लोग दूसरी जगह पलायन कर गए हैं। साथ ही जलवायु में भी परिवर्तन आ सकता है, परिणाम स्वरूप कुछ पौधे तथा पशु भी लुप्त हो सकते हैं। तो ये आज की एक बहुत बड़ी समस्या है। बट जो इलेक्शन हो रहा है, कोई भी ऐसा नेता नहीं है जिसने हमारे अर्थ को कंजर्व करने के, हमारे अर्थ के संरक्षण के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए कुछ सोचा हो। किसी ने कुछ नहीं सोचा है। उत्तराखंड का तो हाल देख ही रहे हो, जंगल जल रहा है, तो इसके बारे में तो कोई नहीं सोच रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। चलिए अब आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैस क्या कहलाता है, अभी आपने डिटेल में ऊपर पढ़ा ही, बट यहाँ से देखो, सूर्य की किरणें तो यहाँ से देखते हैं। ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान का अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ के लोग कांच या फिर प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है, परंतु वो बाहर नहीं निकल पाती। यही होता है ग्रीन हाउस, मतलब वो एंटर कर लेगा बट वो बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार उस घर के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जो कि सब्जी के उत्पादन के लिए भी उपयोगी होता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है ना कि ये जो ग्रीन हाउस का किस तरीके से यूज करेंगे जो कि सब्जी के उत्पादन के लिए भी यूजफुल होगा। तो ये एक इस तरीके का ही कांच या फिर प्लास्टिक पारदर्शी सीट वाली होती है ना घर, उससे बनाते हैं। देन सन की रेज एंटर करेगी, बाहर नहीं जा पाएगी, तो उसके तापमान को बढ़ा देगा। अब ये है हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर्स। ये तो आप जानते हैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछता है। और यहाँ पे एक बार आप फोटो देखिए, ये आपका है क्षोभ मंडल, जिसे हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। और यहाँ पर देखो फोटो में क्या बना है, बारिश बनी हुई है, ये बादल, तो यहाँ पर मौसम से संबंधित घटनाएं होती हैं। दूसरा है आपका, ये पूछता भी है, समताप मंडल।
जिसे हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ पर वायुयान वगैरह चलते हैं, मतलब प्लेन वगैरह, और इसी में है आपका ओजोन लेयर। उसके बाद से है आपका मध्य मंडल, जिसे हम बोलते हैं मीजोस्फियर, यहाँ पर उल्का पिंड मतलब मेट्रॉइड्स जो है वो आकर जल जाते हैं। देन आपका उष्ण मंडल, और यहाँ पे आपका ये बहिर्मंडल। ठीक है, तो इसी को हमको पढ़ना है क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछता है। तो ये है वायुमंडल की लेयर्स, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखो, तो पृथ्वी की सतह से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार पाया जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई के साथ वायुमंडल के तापमान और दबाव में बदलाव होता है, और इस बदलाव के आधार पर हमने वायुमंडल को 5 परत में बांटा है। सबसे पहले आपका आता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। मध्य मंडल को हम मीजोस्फियर, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ठीक है, अब इनके बारे में एक एक करके आपको पढ़ना है। सबसे पहला है आपका क्षोभ मंडल। ये क्या होता है, अब फोटो में ही सबसे नीचे वाला ही लेयर है, तो यह वायुमंडल की सबसे निचली और सबसे इंपॉर्टेंट परत है, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं इसी लेयर में होता है, और इसकी ऊंचाई जो है 13 किलोमीटर है। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई व विस्तार सभी स्थानों पर एक समान नहीं है। विषुवत क्षेत्रों में ज़्यादा अधिक है इसका विस्तार, और ध्रुवों में कम है। यहाँ पे आपको पता ही है, मैंने आपको बताया मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं तो जलवाष्प, धूलकण ज़्यादा होते हैं, अधिकता से मिलते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं इस मंडल में। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाओगे तापमान कम होता जाता है। तो ये प्रश्न पूछता है कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान कम होता जाता है, कौन सा लेयर है, तो वो है क्षोभ मंडल, और इसकी जो ऊपरी सीमा है हम उसको बोलते हैं क्षोभ सीमा। ठीक है, अब इसके ऊपर वाला लेयर है समताप मंडल। तो समताप मंडल का आपको पता ही है, क्षोभ मंडल के बाद होता है इसका स्टार्टिंग, और इसका फैलाव करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ठीक है, और जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो ना, तापमान यहाँ पर तेजी से बढ़ता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तापमान कम हो रहा था, बट समताप मंडल में जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तापमान तेजी से बढ़ता है, और यही एक मुख्य कारण है कि इस परत के ऊपर में ओजोन की परत का पाया जाना। ओजोन लेयर पूछता है किस में है, तो वो है आपके समताप मंडल में। ठीक है, और क्योंकि ये जो ओजोन है ना, वो क्या करता है, यह परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोख लेता है, और यह मंडल जो है वो हवाई जहाज की उड़ान के लिए भी उपयुक्त है। तो इसमें से 3 प्रश्न पूछता है। सबसे पहले, ओजोन लेयर किस में है, समताप मंडल में है। ऊंचाई पर जाने पे तापमान क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा कि सूर्य का पराबैंगनी किरणों को भी ये ओजोन परत ही सोख लेता है। प्लेन वगैरह किस लेयर में उड़ते हैं, समताप मंडल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल, जहाँ पे उल्का पिंड, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, उल्का पिंड इसमें प्रवेश करता है और घर्षण के कारण जल जाता है। तो समताप के बाद आता है मध्य मंडल। इसकी ऊंचाई करीब 80 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और इसमें क्या होता है ना, ऊंचाई के बाद से तापमान घटता है। अच्छा देखो, क्षोभ मंडल में क्या हुआ, देखिए क्षोभ मंडल में आपका तापमान कम हुआ, इसमें ऊपर जाने पे तापमान बढ़ा है। मध्य मंडल में भी तापमान घटता है, और अंतरिक्ष से जो आने वाले उल्का पिंडों से ये हमारी रक्षा करता है। और जैसे ही कोई उल्का पिंड, मतलब जैसे हम मेटेरॉइड बोलते हैं, इसमें एंटर करता है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन, उसके कारण ये जल जाते हैं, और ये फिर पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये हमारी एक तरीके से हमको प्रोटेक्ट करता है उल्का पिंडों से, मध्य मंडल। तो ये वाला तो फेमस क्वेश्चन है, उल्का पिंड, याद रखिएगा, मध्य मंडल। देन आपका आता है आयन मंडल या फिर बाह्य मंडल, और इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं, तो वो है आपका आयन मंडल। तो वायुमंडल को इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और आयन मंडल इस परत का एक भाग है। देखिए, ये इसमें 2 क्वेश्चन है कि आयन मंडल किसका भाग है, तो ये बाह्य मंडल का ही एक भाग है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसी का एक भाग है। और पृथ्वी से जो प्रसारित रेडियो तरंगे होती हैं वो इसी परत में, ये जो आपका परत है ना वायुमंडल, परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। इसका फैलाव है 80 से 400 किलोमीटर। तो ये तो भूलना मत, रेडियो तरंगे, और साथ में इसी का भाग है ये आयन मंडल। ठीक है, इसको मत भूलना, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद से आपका है लास्ट बहिर्मंडल। तो ये जो है सबसे ऊपरी परत है। ठीक है, और यह वायु की पतली सी परत होती है, हल्की गैसें जैसे हीलियम, हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। ठीक है ना, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत और सबसे पतली परत इसी में है। वायु की सबसे पतली परत होती है हीलियम, हाइड्रोजन, यहीं से अंतरिक्ष में फ्लो करता है। ठीक है, तो यहाँ से एक बार फोटोज के थ्रू भी देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें याद रहें। ये देखिए, सबसे पहले है आपका
क्षोभ मंडल, मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल, ओजोन लेयर है, वायुयान वगैरह चलते हैं। देन आपका मध्य मंडल है, उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। फिर आपका जो है बहिर्मंडल का ही भाग होता है आयन मंडल, और इसमें जो रेडियो तरंगे यहीं से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक है। सबसे ऊपर हमारा है बहिर्मंडल, जिसकी पतली सी परत होती है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको याद रखना है कि वायु की इसमें पतली परत होती है और गैसेस जो हैं अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। तो यहाँ तक हमने पूरा जो मेन टॉपिक है ना हमारा वायुमंडल, उसके सारे लेयर्स अच्छे से कर लिए हैं। तो ये आपको क्या करना है, देखो अगर आपको PDF मिलता है या फिर अभी भी आप बस नाम लिखो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो उसके सामने लिख लो, क्योंकि वो आपसे पूछेगा। और अभी के लिए तो आपको चलो याद है, बट रिवीजन के लिए तो चाहिए होगा ना आपके पास। बार बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं होगा अगर आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं है। चलो अब यहाँ से, कल कुछ लोगों ने क्वेश्चन के आंसर्स दिए थे, मोस्टली मैं बता देती हूँ, कभी कभी तो मैं आपसे पूछती हूँ तो उसका तो बता दिया करो। पहला जैसे है, पहला क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन क्यों होता है, बताओ। भले से इसमें टॉपिक ना हो, बट क्यों ऐसा होता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है इसलिए, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी, नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, या फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बहुत ही आसान है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है वो कम हो जाती है इस वजह से। ठीक है, बताओ पहले कौन सा भाग गर्म होता है, जल, पर्वतीय, स्थल या फिर वायुमंडल। ये हमने तो किया था अभी, सबसे स्टार्टिंग में ही था। रुकिए एक बार और मैं आपको दिखाती हूँ, और उसको मैंने हाईलाइट भी किया है, ये देखिए। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती हैं तो पहले पर्वत पर पहुंचती हैं, बाद में मैदान पर, इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, बट होता नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं जो है बल्कि नीचे से गर्म होता है। तो इस वजह से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो गर्मी कम होती जाती है। तो सबसे पहले आपका क्या होगा, पर्वत होगा या वायुमंडल होगा, बताओ। तो वायुमंडल आपका ऊपर से नहीं होता है, नीचे से होता है। और जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परत पहले गर्म होती है, समझ गए। तो पर्वत नहीं, पहले वायुमंडल। तो ये भी हो गया हमारा। अगला देखो, हाँ पहले कौन सा भाग गर्म होगा, वायुमंडल। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 20.99 या फिर कभी कभी 21 भी होता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहली परत कौन सी है वायुमंडल की, तो वो है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। मौसम संबंधी सारी घटनाएं होती हैं। ओजोन लेयर किस में है, तो वो है समताप मंडल में, यहीं पर प्लेन वगैरह भी चलते हैं। ठीक है, अब मीटेरॉइड्स, उल्का पिंड कहाँ पर आकर जल जाते हैं, तो वो है आपका मध्य मंडल। उसके बाद से हमारा आयन मंडल किसका भाग है, तो वो है वायुमंडल का। रेडियो तरंगे यहीं से प्रसारित होती हैं, मतलब यहाँ पर ही आकर पृथ्वी पर पहुंचती हैं परावर्तित होकर। तो ये चारों मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है, बाकी आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। अगला देखो, रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती है, तो वो है आपका आयन मंडल। देखो आयन मंडल भी लिख सकता है, वायुमंडल भी लिख सकता है, दोनों एक ही है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है ना, वायुमंडल का ही तो हिस्सा है ये आयन मंडल। तो रेडियो तरंगे, ये बहुत बार पूछा है कि रेडियो तरंगे किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं, तो वो है आयन मंडल। ठीक है, चलो समताप मंडल का आरंभ किसके बाद होता है, क्षोभ मंडल का, मतलब क्षोभ मंडल के बाद आता है। वायुमंडल का फैलाव कितने किलोमीटर तक का है, ये आप मुझे बताना। हल्की गैसेस अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं, जो हम लोग पढ़ रहे थे ना लास्ट में, ये हीलियम, हाइड्रोजन, बहिर्मंडल का। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये देखिए आयन मंडल, वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर तक है। तो ये किलोमीटर भी याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं जब उनको ज़्यादा डिफिकल्ट बनाना है तो। ठीक है, तो हल्की गैसेस भी हो गई आपकी। और यहाँ से ना नोट्स आपको जरूर बनाना है, ये बस देखने के लिए नहीं है, मैं पहले ही बता देती हूँ। नोट्स बनाना तभी इसका फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। हीलियम, हाइड्रोजन। वायुमंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है, हमने देखा ही 1000। वायुमंडल में सबसे अधिक हमारा नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद हमारा ऑक्सीजन है। तापमान बढ़ने से आपको पता ही है समुद्र के जल स्तर में भी तो वृद्धि हो रही है। और किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, तो CO2 एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, तो ये आज हमने पूरा टॉपिक बहुत डिटेल में कर लिया। अब
कुछ भी अगर आपके एटमॉस्फेयर से पूछेगा ना, 1 नंबर का पूछे 2 नंबर का पूछे, आप गलत नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ से हमने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी हैं। और कुछ एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये जल्दी जल्दी से कंप्लीट हो जाए, देन हम स्टार्ट करेंगे साइंस का। अगर आप लोग बोलोगे तो फिर से हम साइंस का भी स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हो ना साइंस का भी एक 24 नंबर का पूछता है। 8 नंबर फिजिक्स, 8 नंबर की केमिस्ट्री और 8 नंबर का बायो। ये आपका 1 to 5 में 24 नंबर का। बाकी आपका जो 6 to 8 है, 9 से 10 है, 11 से 12 में है। इसमें भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री, आपका साइंस, करंट अफेयर। मैथ्स और रीजनिंग तो मिक्स करके आता है, बट इसका ज़्यादा वेटेज है सभी में साइंस का। तो आप बताना अगर साइंस करना होगा तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।